लेवल पे बात कर रहे हैं, 3rd to 5th भी हटा दें अगर, तो ईवीएस के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो 3rd to 5th पे क्या होता है, एक तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, यानी एकीकृत रूप में, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको डराएंगे नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा करके। हम क्या करते हैं, ईवीएस के थ्रू ही या ईवीएस में ही क्या पढ़ा देते हैं, 3 सब्जेक्ट का एकीकरण है ना। ईवीएस में 3 सब्जेक्ट का समायोजन है एक तरह से, ठीक। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, एक है एनवायरमेंटल एजुकेशन, खुद या एनवायरमेंटल स्टडीज कह देते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज या एजुकेशन, यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ईवीएस की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पूरे सब्जेक्ट का 1 शॉट वीडियो अभी बनाएंगे सीटेट, जिन्होंने भी पूछा है क्वेश्चन, टेंशन मत लो, मैं अभी 2-4 दिन में शेयर कर दूंगी सारी स्ट्रेटेजी। इसके अलावा साइंस दूसरा सब्जेक्ट है, यानी बच्चों को जो साइंस का ज्ञान है वो भी आप ईवीएस के थ्रू ही देंगे। ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी आएंगे। और सोशल साइंस भी हम ईवीएस के थ्रू ही पढ़ा देते हैं बच्चों को। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बच्चा जो प्राइमरी क्लास का बच्चा है वो एनवायरमेंट में ऐसा नहीं देखा कि उसने पेड़ देखा तो कहा अरे ये तो ज्योग्राफी है ना, और एनवायरमेंट में कुछ रखा हुआ देखा है, पानी देखा तो कहा अरे ये तो हमारा एनवायरमेंट है ना, और या फिर लोगों को देखा एक साथ इकट्ठे और कोई मूवी देख रहा है, कुछ उसमें पंचायत का सीन आ रहा है, अरे ये तो सोशल साइंस की बात होती है। ऐसे नहीं करता बच्चा। बच्चे के लिए तीनों चीजें एनवायरमेंट है ना, बच्चे के लिए तीनों ही एस्पेक्ट एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। तो इसलिए ईवीएस को हम एनवायरमेंट में पढ़ा रहे हैं जब बच्चा प्राइमरी क्लास में है ना, क्योंकि वो एनवायरमेंट को कैसे देखता है, होलिस्टिक रूप में देखता है ना, सर्वांगीण रूप में देखता है, वो एकीकृत रूप में देखता है, तो हम उसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्या है, होलिस्टिक रूप में देखता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जिसमें ईवीएस के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा भी आती है, विज्ञान भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स में साइंस वाले हैं, जैसे हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो किसने इन्वेंट किया, क्या है, और भी इस तरह की चीजें हैं। सोशल साइंस के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड, अनटचेबिलिटी है, या इस तरह के आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मिलते हैं, और ईवीएस के भी हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। एक और चीज है आपकी, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ईवीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंटल स्टडीज है, साइंस नहीं है। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, यानी ईवीएस की कोई अलग से किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ही ईवीएस को पढ़ा देते हैं। मैथ्स और लैंग्वेज से जोड़ करके ही हम एनवायरमेंट के प्रति अवेयर करा देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास की बात चल रही है, तो अलग से ईवीएस की कोई बुक नहीं होती, ठीक है ना, ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। इन 3-4 बातों से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं। एक वो थीम वाली बात हो गई। अगर ये सेशन आपने एकमात्र अच्छे से देख लिया है, आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत रेयर है कि गलत होंगे, ठीक है ना, एक सेशन से। अब इससे ज्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। तो डी ऑप्शन सही है कि सिलेबस जो है वो इंटीग्रेटेड है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस और साइंस, यानी 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि बच्चा एनवायरमेंट को एक रूप में देखता है, अलग अलग तोड़ के नहीं। ठीक, क्या समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसलिए हम प्रॉपर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं चल रहे आज, क्योंकि अगर आपने एक सेशन अच्छे से समझ लिया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। बहुत बड़े अरिंदम, आपके कब मिलेंगे नोट्स? जल्दी मिलेंगे यार, ऐसे लाल पीले मत हुआ करो, मैं डर जाती हूँ यार, दिल कमजोर है मेरा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 19, देखेंगे। एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर और हिज लर्नर्स टू कंडक्ट अ सर्वे, क्या कंडक्ट करने को कह रही हैं, सर्वे, ऑन डिफरेंट फ्यूल्स यूज्ड इन द नेबरहुड, यानी क्या डिफरेंट ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी घर में चूल्हे पर रोटी बन रही है, किसी घर में गैस पे रोटी बन रही है, किसी घर में स्टोव का यूज हो रहा है, किसी घर में कुछ और, मतलब अलग अलग प्रकार के ईंधन जो यूज हो रहे हैं नेबरहुड में, उस पर सर्वे करने को कहा बच्चों को कि जाओ, यहाँ 150 फैमिलीज हैं आसपास, और जा जाकर के सर्वे करो, घर घर नोट करो किसके घर में कौन सा ईंधन यूज होता है, वो कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स, देखिए प्रोसेस स्किल्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। प्रोसेस स्किल्स होती हैं जिनसे बच्चे की सोचना, समझना, एक्सप्लोर करने की क्षमताएं बेहतर होती हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, ये साइंस में या ईवीएस में यूज की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस, लिसनिंग स्किल्स, इमेजिनेशन, ये सारी जो स्किल्स हैं, प्रिडिक्ट करना, किसी एक्सपेरिमेंट को करते समय रिपोर्ट करना, ये सब प्रोसेस स्किल्स का हिस्सा है। तो कौन सी प्रोसेस स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होंगी जब वो ये सर्वे करेगा?
तो सर्वे करते समय वो हाइपोथेसाइज करेगा कि उसने परिकल्पना की होगी, नहीं आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप ना फलानी गैस पे खाना बनाते होंगे, है ना, आपके यहाँ तो बढ़िया वाली गैस होगी जो दिखने में सुंदर होगी, या फिर आपके यहाँ तो चूल्हा होगा, आपकी शक्ल पे लिखा है। ऐसे थोड़ा ना करेगा बच्चा, पहले से परिकल्पना कर लेगा, वो तो जाके रिकॉर्ड करेगा, तब पता लगेगा ना कि सर्वे में क्या है क्या नहीं। सर्वे में पूछा जाता है ना भाई, आप देखते हैं जनगणना भी एक तरह का सर्वे है कि आप पूछते हैं आपके घर में कितनी चीजें, कितने मेंबर हैं, क्या है, अपनी मर्जी से थोड़ा ना बता देंगे। अच्छा आपको देख के लग रहा है आंटी आपके 5 बच्चे होंगे, हैं, आंटी कहीं भग जाए यहाँ से, ठीक। फिर बी ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन। आपको एनालाइज थोड़ा ना करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग लगी, कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है, ठीक। सर्वे में रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है, 100%। सर्वे में आप रिकॉर्ड करते हैं कि क्या डेटा आपको मिला, वो डेटा रिकॉर्ड करेंगे। एंड लिसनिंग स्किल्स, सामने वाले की बात आप सुनेंगे कि वो किस ईंधन को यूज करता है या करती है और क्यों करती है, ठीक है। प्रिडिक्टिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल्स, प्रिडिक्ट कैसे कर लेंगे आप, है ना, रिपोर्ट चलो एक बार को मान लेते, बट प्रिडिक्ट क्या कर लेंगे आप इसमें, तो रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सर्वे के थ्रू डेवलप होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में कोई बहस हो रही होती, डिबेट होती, किसी टॉपिक पे चर्चा होती तो ये हो जाती, कोई एक्सपेरिमेंट होता तो हाइपोथेसिस भी आ जाता, ठीक। तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और जवाब दीजिएगा। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ये सीडीपी का ही क्वेश्चन है कि कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सतत मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। सतत मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि पेपर साल में 2 बार होगा और तब डरे हुए बच्चे आए रट्टा लगा के आ जाएं। नॉर्मली भी आप उनको कॉन्टिन्यूअसली भी असेस कर रहे हैं, जांच रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, और अलग अलग एक्टिविटीज में उनको ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है, नेहा कह रही है। आप अपनी आंखें धो लीजिए, निकाल के थोड़ा साफ करके वापस लगा लीजिए। मतलब कई बार क्या होता है, मैं डाउट लेने के लिए कमेंट पढ़ती हूँ और इतना फनी कमेंट आ जाता है सामने कि मुझे हंसी आ जाती है कि मैंने फ्लो खराब किया ताकि आपका डाउट ले सकूं, और आप लोग ऐसे डाउट पूछते हो कि क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वहां से अपना ठीक कर लीजिए, जो सेटिंग में ऑप्शन होगा क्लियर दिख जाएगा, है ना, ठीक है। हिमांशु मैम टाइम टेबल बना के पढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा देंगे। मनीषा एक क्लास तो ले लो अभी जो चल रही है, मैं पढ़ा दूंगी, एक आध दिन दो ना, मैं प्लान बना रही हूँ उसके हिसाब से। देखो आगे बढ़ते। तो इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो यार, बताओ एक बार जल्दी बताओ, आंसर करो। बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, बताओ बताओ। हमसे पूछी हैं 2-4 बातें, वो है कि कौन सा तरीका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट यानी निरंतर आकलन के लिए सही है, सतत मूल्यांकन के लिए सही है। इट इज यूज्ड फॉर पासिंग जजमेंट, बिल्कुल भी नहीं। सीसीई जो पूरा सिस्टम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, वो जजमेंट के लिए नहीं है। हम जजमेंट या बच्चे को पे ठप्पा लगाने, उसको पास और फेल के लिए नहीं असेस करते। उसका आकलन इसलिए किया जाता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कैसे उसको और बेहतर करेंगे। बी ऑप्शन है इट हैज टू बी बिल्ट इनटू द लर्निंग सिचुएशंस। ये बात सही है कि सीखने की स्थितियों में ही निहित कर ले हम बच्चे का आकलन, तो डेली बेसिस पे कॉन्टिन्यूअसली हम उसको असेस कर पाएंगे। जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, होमवर्क कर मतलब क्लास वर्क कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो उसको वहीं ऑब्जर्व कर ले। सी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर टीचर्स टू एडजस्ट देयर टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी, यानी कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यानी जो हमारी टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी है, पेडागोजी है, वेज है, मेथड्स हैं, उनको एडजस्ट करके बेहतर कर सकें टीचर्स, उनके लिए भी फीडबैक का काम करेगा। 100% सही बात है। डी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर लर्नर्स टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर वर्क। भैया जब बच्चे को असेस किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ये हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा। और हाँ, आज पोल की शिकायत नहीं है ना, वेरी गुड। तो सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, मिलेगी आपस में बच्चे देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे कितना वो सीख रहे हैं, कहाँ कमी है। तो ए ऑप्शन गलत था, बी और सी सही है, यहाँ ए और डी गलत है। तो बी और सी का ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन में सही दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, समझेंगे क्या कहता है 21वां सवाल। आसान क्वेश्चंस हैं ये, पेडागोजी के तो स्पेशली। कुणाल इनवाइटेड अ लोकल आर्टिशन टू हिज स्कूल फॉर अ वर्कशॉप ऑन टाई एंड डाइंग ऑफ क्लोथ्स, यानी भैया रंग करने के लिए आमंत्रित किया गया। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला रखी है, वर्कशॉप रखी है, कैसे डाई करते हैं क्लोथ्स को, है ना। अगर आपके सफेद बाल है उनको नीले कैसे बनाना है, ये आप कुणाल की क्लास में सीख सकते हैं, ठीक। The purpose of inviting local artisan are the following except, यानी जब आप लोकल आर्टिशन को बुला रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो लोकली काम करता है उस चीज में, उसका रीजन क्या है। इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं कि जो कम्युनिटी में लोग हैं काम कर रहे हैं, उनको आप एग्जाम्पल के लिए क्लास में बुलाते हैं और फिर उनसे बच्चा सीखता है, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना।
हाँ देखो, एहसान आलम कह रहे हैं कि सब हलवा क्वेश्चन करा रहे हो, मुश्किल क्वेश्चन कराओ, है ना। पेपर में आसान ही आते हैं 90% क्वेश्चन, लेकिन इनको करने हैं मुश्किल क्वेश्चन, है ना। इसमें वैरायटी है, पेपर ऐसा ही आता है, सिलेबस यही है, बस इसी को बातों को थोड़ा सा बदल के कह दिया जाएगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको, ठीक। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करने हैं मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि किसी गुरुजी या गुरु माँ ने समझा दिया है कि तुम तो पेपर में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके जाओ, जबकि 90% क्वेश्चन ईजी आएंगे या मॉडरेट आएंगे। 10% भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, वो 10% भी आपको ज्यादा बता रही हूँ जो मुश्किल सच में होते हैं, जो जिनका लेवल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिएगा, समझते हैं। खैर, अगर हम बात करें कि कौन सा एक पर्पस नहीं होगा एक लोकल आर्टिशन को बुलाने के लिए और एक वर्कशॉप अरेंज कराने के लिए, लर्नर्स अप्रिशिएट हर स्किल्स एंड नॉलेज। सही है कि भाई उसके जो कौशल है उसको सराहना करेंगे, इंप्रेस होंगे देख के, हो सकता है। लर्नर अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द टाई एंड डाइंग, यानी जो डाइंग में, रंगाई में और टाई में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है उसको अप्रिशिएट करें, चलो ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न लोकल लैंग्वेज, अब लोकल लैंग्वेज तो उनको पहले से आती है ना, ऐसा थोड़ी वो सिखा के जाएगा। प्रोवाइड, और वो कोई लिंग्विस्ट तो है नहीं, भाषाविद थोड़ा ना है। प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग टाई एंड डाई, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी सी जो है वो एकदम सही उत्तर है कि वो भाषा सिखाने नहीं आ रहा, भाषा इनडायरेक्टली सीख जाएंगे, बट पर्पस ये नहीं है कि भाषा सिखाने कुणाल को बुलाया जा